नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की महा कवरेज देख रहे हैं आप, और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो बहुत बधाई आपको कि आप लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया, संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ। 31 मार्च 2026 की सुबह हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, पूरे देश से नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को लेकर निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी और आज देश में जो परिवर्तन आया है, और उसी तरह से 2023 में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और इन 2.25 सालों में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरीके से रणनीति बनाकर, योजना बनाकर, ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर कभी जाने की कल्पना नहीं होती थी, ऐसे दुर्गम इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन किया और नक्सलियों को या तो न्यूट्रलाइज किया या गिरफ्तार किया या वे सरेंडर के लिए मजबूर हुए। और वही दूसरी ओर कि वो मुख्य धारा में आए, हथियार छोड़े, हमारी सरकार ने सरेंडर की अच्छी पॉलिसी बनाई और उसको लेकर काम हुआ। और सबसे बड़ी बात इस पूरे ऑपरेशन की ये रही कि सुरक्षा बल को और जन सामान्य को नहीं के बराबर हानि हुई, बहुत कम ही हानि हुई। तो ये एक कुशल रणनीति का परिणाम है कि आज बस्तर और देश हमारा नक्सल मुक्त हुआ है। सर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे पर झूठ बोल रही है, चूंकि आप लोगों ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी थी और आपको उस दिन अनाउंस करना था कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, इस वजह से बात कही जा रही है। देखिए, नक्सलवाद पर कांग्रेस को बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जब राज्य में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस को बहुमत मिला, नक्सलियों ने उत्साह मनाया, जुलूस निकाला और ये ऐलान किया कि अब हमारी सरकार बन गई है। अच्छा। और उस तरीके से नक्सलवाद का फिर उनके राज्य में प्रसार हुआ। कांग्रेस ने नक्सलियों को पाला पोसा, अवसर दिया काम करने का, और इसलिए जब भी नक्सलवाद की कोई बात होती है, कोई ना कोई निराधार और बेबुनियाद बातें कांग्रेस के नेता करते हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि बस्तर नक्सल मुक्त हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। जो सुदूर अंचलों में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा मिले, उनको अच्छी स्वास्थ्य मिले, वहाँ बिजली पहुँचे, वहाँ पानी पहुँचे, वहाँ सड़क पहुँचे, वो ये चाहते ही नहीं थे। वो तो किसी तरह से सत्ता में बने रहने का माध्यम बनाते थे इन नक्सलियों को, और इसलिए उन्हें लगता है वो किसी न किसी तरीके से नक्सलवाद का समर्थन करते रहे हैं। और अब भी उनको दर्द है इस बात का कि बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कह रहे हैं। सर, इस पर वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नक्सलवाद को संरक्षण दिया। वो कह रहे हैं कि झीरम घाटी में हमने अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व को खो दिया। हमसे ज़्यादा नक्सलवाद का दंश किसने झेला है, हम समर्थन क्यों करेंगे नक्सलवाद का? देखिए, ये झीरम मामले के पर्दे में अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश मत करें। 50 ऐसे प्रमाण हैं, 50 ऐसे तथ्य हैं जो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस ने हमेशा नक्सलियों का संरक्षण किया, उन्हें पाला पोसा। इस बात का ये प्रमाण है कि नक्सलियों ने खुशियां मनाई जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये उस पर्दे में छुपने की कोशिश ना करें। और ये तो कहते फिरते थे झीरम का सच मेरे जेब में है। 5 साल उनकी सरकार रही, वो सच बाहर नहीं आया जेब से। ये सही है कि वो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना थी जब हमारे राज्य के राजनेता
केवल वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे, राजनेता थे, जिनको छत्तीसगढ़ ने खोया। ये केवल उनकी अपनी कमी नुकसान नहीं था, राज्य का नुकसान था। पर यह भी सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नक्सलियों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया। ठीक है सर, लेकिन झीरम का सच तो आज भी सामने नहीं आ पाया है। अब जबकि बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करें कि झीरम का सच सामने आ पाएगा। देखिए, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने हर प्रकार से कोशिश किया, न्यायिक आयोग का गठन किया, केंद्रीय एजेंसियों ने जांच किया, सब प्रकार से कोशिश की कि झीरम मामले का दोषी बाहर आए, उसको सज़ा मिले। और आज भी हम इस बात को कहते हैं कि झीरम का सच बिल्कुल सामने आना चाहिए, जो दोषी है वो दंडित होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे आप उसके लिए भी कोई डेडलाइन तय करेंगे कि इस डेडलाइन से पहले हम झीरम का सच सामने ले आएंगे। देखिए, तो लंबा प्रोसेस हो चुका है, और जब भी ऐसे तथ्य आएंगे तो समय के हिसाब से उस पर कानूनी रूप से निर्णय करेगी सरकार। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी एक सवाल ये भी कर रही है कि अब जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो गया, तो क्या भविष्य में कोई भी अगर नक्सली हमला होता है या कोई भी इस प्रकार का अटैक होता है, तो उसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये नक्सली अटैक था, चूँकि नक्सलवाद खत्म हो गया है? देखिए, ये इस तरह की बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो बड़े पैमाने पर नक्सली थे, जो नॉन नक्सली थे, वो न्यूट्रलाइज हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या सरेंडर हुए हैं। यदा कदा कुछ घटनाएं होगी तो उस पर सरकार सजग है, और सरकार एक तरफ ये जहां मांग करते हैं कि वहां से सशस्त्र बल हटाएं, केंद्रीय बल हटाएं, तो ये तो चाहते हैं कि वहां उस तरह का वातावरण हमेशा बना रहे। लेकिन सरकार हमारी सचेत है, सजग है कि फिर से उस तरह की कोई घटनाएं ना हो, और यदि कहीं कोई छुपा होगा, छद्म रूप से छुपा होगा, नोन नहीं होगा, घोषित नहीं होगा, और उस तरह की कोई हरकत करेगा, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है, उस पर भी कार्यवाहियां होगी। ठीक है। पर जो बड़े पैमाने पर घोषित नक्सली थे, नॉन नक्सली थे, इनामी नक्सली थे, वो ज़्यादातर या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या सरेंडर हुए हैं। इस नाते हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हुआ है। पर फिर भी कोई नापाक हरकत करेगा, छुपा होगा, कहीं सामने नहीं आया होगा, तो उस पर तो हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। ठीक है सर, अभी जिन बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनको पुनर्वास योजना के तहत आप लोगों ने पुनर्वास केंद्र में रखा है, लोगों में के मन में एक सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग फिर से जब पुनर्वास केंद्र से निकलेंगे तो उसी प्रकार की दहशत, उसी प्रकार का डर फैलाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि ये फिर से नक्सलवाद के रास्ते पर नहीं जाएंगे? देखिए, इस मामले में भी सरकार पूरी तरह से सजग है, और ये फिर से उस रास्ते पर ना जाएं, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार ने उसके लिए योजना, उसके लिए कार्य योजना बनाकर रखी है। ठीक है सर, मैंने पापाराव का भी इंटरव्यू किया, और मैंने सवाल पापाराव से भी किया कि आपने जिन घरों को उजाड़ा, जिन माँओं की कोखों को आपने सुना किया, जिन मांगों का सिंदूर आपने मिटाया, वो तो यही चाहते होंगे कि आपका भी खात्मा हो, क्योंकि 45 से अधिक मामले आपके ऊपर दर्ज हैं, कई बड़े सुरक्षा बलों को आप लोगों ने मार गिराया, तो वो तो चाहते हैं कि शहादत का बदला लिया जाए। तो आपको क्यों माफ़ किया जाए, इस पर आपका क्या टेक है? तो मतलब ये सवाल सरकार से भी एक प्रकार से है कि जो खूंखार और बड़े नक्सली हैं, क्या उनको माफ़ कर देना ठीक है क्या? देखिए, कानून के जो प्रावधान हैं, कानून के प्रावधानों के अनुरूप, सरकार की नीति के अनुरूप कार्यवाही होगी, और सरकार इसको लेकर भी पूरी तरह से सजग है। नियम प्रक्रिया का पालन होगा। सर, अब सवाल ये है कि अभी तक जो आदिवासी इलाके थे वो नक्सलवाद के दंश के कारण विकास से अछूते थे। अभी सरकार का आगे का रूट मैप क्या है? देखिए, जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तो एक तरफ जहां नक्सल उन्मूलन के लिए हमने योजना बनाकर काम प्रारंभ किया, रणनीति बनाकर काम किया, वहीं उन क्षेत्रों में विकास पहुँचे, सरकार की योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले, इसके लिए नियत नेल्लानार योजना लेकर आए। वहाँ बिजली पहुँचे, सड़क पहुँचे, स्कूल पहुँचे, अस्पताल पहुँचे, उनके राशन कार्ड बने, उनके आयुष्मान कार्ड बने,
इसको लेकर सरकार ने नियत निराधार योजना के माध्यम से वहाँ पर काम किया और आज सरकार वहाँ पर फोकस कर रही है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री सड़क परिवहन योजना भी वहाँ पर के लिए लोगों के लिए लाई है। यातायात सुगम बनाने का भी हमने काम किया है ताकि वो बाज़ार तक आ सके। पैदल लंबी यात्रा करनी पड़ती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो वहाँ पर आवागमन के साधन भी हमने बसों की व्यवस्था वहाँ पर की है, सरकार उसमें मदद कर रही है। और वहीं सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, उनके घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम बस्तर को देश का सबसे विकसित और अग्रणी ट्राइबल डिवीज़न बनाएंगे। उसके लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ पर विकास के लिए योजना बनाकर अलग से विशेष पैकेज देकर विशेष रूप से विकास के लिए राशि स्वीकृत करके बस्तर में पूरी तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने का काम सरकार कर रही है। सर, आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे और करूंगा। आदिवासियों की जो लड़ाई थी वो जल जंगल ज़मीन की थी। अभी उनके मन में एक डर, एक आशंका ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूंजीवाद बढ़ जाए। देखिए, ये भ्रम फैलाने का काम तो कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कर रही है। कांग्रेस केवल अफवाह फैलाने का काम करती है और किसी न किसी तरह से अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर, प्रोपोगेंडा करके नक्सलियों का समर्थन ही करते हैं। वो कभी चाहते नहीं थे कि देश से, बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो, इसलिए इस तरह के भ्रम वो फैलाने का काम करते हैं। वास्तव में हम तो वो जो विकास से अछूते एरिया है, क्षेत्र है, जो हमारे गरीब, वनवासी, गिरिवासी और आदिवासी समाज के बच्चे, उनको शिक्षा मिले, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उन्हें रोजगार मिले, वहाँ पर आवागमन के साधन हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि राज्य में इस तरह की कोई बात नहीं है, पर ये कांग्रेस पार्टी भ्रम और अफवाह फैलाकर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। लोगों को उद्वेलित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। न देश के संविधान पर कांग्रेस को भरोसा है, न देश तरक्की करे इससे कांग्रेस को लेना देना है, न छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इससे कांग्रेस को लेना देना नहीं है। अफवाह फैलाकर समाज में वैमनस्यता स्थापित करना, समाज में अशांति फैलाना, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करना, ये कांग्रेस के स्वभाव में रहा है। ऐसा बोलकर, अफवाह फैलाकर कांग्रेस अशांति पैदा करना चाहती है, विद्वेष पैदा करना चाहती है और फिर से बस्तर को उसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। वास्तविकता ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। वंचित और शोषित, पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए हमारी काम करने वाली सरकार है, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक। हमने छत्तीसगढ़ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की सर। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक सबसे बड़ा खतरा जो अभी देखने को मिल रहा है, जो पनप रहा है, वो है अवैध धर्मांतरण का। अभी मिशनरीज आदिवासी इलाकों में घुसने लगे हैं। अवैध धर्मांतरण को किस तरीके से रोकेंगे? अभी अभी हमने एक नया और मजबूत कानून बनाया है धर्मांतरण रोकने के लिए। हमारी सरकार बनने के बाद मौजूदा कानून पर भी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लगातार हमने कार्यवाहियाँ की है। धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कठोर कानून बनाया है और बहुत जल्दी वो कानून लागू होगा और कानून लागू होते ही इस पर मजबूती से काम करेंगे। पर समाज को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धर्मांतरण को रोकने के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना। ये धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी के बदलने का षड्यंत्र, कुत्सित प्रयास जो हो रहा है, हम सब मिलकर रोकेंगे, मजबूती से रोकेंगे, किसी को इस तरह के हरकत करने नहीं देंगे। सर, चूँकि आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है और बस्तर में उम्मीद की एक नई सुबह हुई है, तो क्या आप देशवासियों को कह पाने की स्थिति में हैं कि वेलकम टू बस्तर, वेलकम टू छत्तीसगढ़? आइए, आपका स्वागत है। हाँ, निश्चित रूप से बस्तर भारत देश का बहुत सुंदर भूभाग है। उसके पौराणिक महत्व हैं, आध्यात्मिक महत्व हैं, प्रकृति की सुंदरता वहाँ पर है, दुनिया का सबसे अच्छा जंगल वहाँ पर है, वहाँ पर जलप्रपात हैं, पुराने मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं।
तो पूरे देश के लोग बस्तर में आए, बस्तर का नज़ारा देखें, बस्तर को समझें, बस्तर के लोगों के जीवन को जाने, और इसीलिए वहाँ पर पर्यटन बढ़े। हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया है अपनी नई औद्योगिक नीति में, और आज देश भर से पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि बस्तर में शांति है, बस्तर में सुकून है, बस्तर में सुंदरता है। ये स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं। आप भी जब उधर जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि बस्तर में कैसे खुशहाली और समृद्धि आ रही है। थैंक यू सर, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। अतीत की चुनौतियां, नक्सलवाद का असर, दंतेवाड़ा और दंतेश्वरी मंदिर, विकास का नया अध्याय, सुरक्षा और विकास, पर्यटन और रोजगार। बावन शक्तिपीठों में से एक मां दंतेश्वरी के धाम पहुंच गए हम। धार्मिक मान्यता ये है कि मां सती का दांत यहां पर गिरा था और इसी वजह से दंतेवाड़ा का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। हर इतिहास के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक धरोहर। छत्तीसगढ़ के दिल में बसा दंतेवाड़ा अपने घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। ये वो धरती है जहां मां दंतेश्वरी का 14वीं शताब्दी का मंदिर अपनी शक्ति और सुंदरता के साथ सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण रहा है। लेकिन बीते कई दशकों तक नक्सलवाद की छाया ने इस इलाके में विकास और पर्यटन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, सुरक्षा मजबूत हुई है, नई विकास योजनाएं और स्थानीय लोगों की भागीदारी इस इलाके को एक नए युग की ओर लेकर जा रही है। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मां के दर्शन करने के बाद उनको कैसा लग रहा है, कितना सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करके जान लेते हैं। आप कहाँ से आए दादा? हम बलौदा बाजार से, जिला बलौदा बाजार, दामाखेड़ा से। अच्छा, हो गए मां के दर्शन? हाँ, माँ के दर्शन हो गए अच्छे से दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। मन प्रसन्न है? हाँ, बहुत प्रसन्न है, खुश हैं हम तो। हाँ। अभी इधर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा है पूरा। हाँ, यहाँ देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत शांत वातावरण है, बहुत अच्छा, सुरक्षा बहुत अच्छा है। शांत वातावरण है, सुरक्षित है? सुरक्षित है। हाँ हाँ। ये नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये बदलाव देख रहे हैं कि सब सुरक्षित महसूस? बहुत बदलाव देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद बहुत बदलाव है। हाँ। आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं? अच्छा लगा इधर आए? अच्छा है। पहले सुनते थे डर है उधर, नक्सली हैं अब नहीं अभी नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? स्वतंत्र लगते हैं, स्वतंत्र हैं? हाँ, मस्त बढ़िया। हाँ। इधर कैंप स्थापित हो गए, जवान तैनात हो गए, सरकार ने अच्छा काम कर दिया, अभी सुरक्षित महसूस है। हाँ, अच्छा लग रहा है। पहले क्या सुनते थे यहाँ के बारे में दादा? हाँ, नक्सली बारे सुन रहे थे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और माँ के दरबार है, दर्शन मस्त किए, बहुत आनंद है, खुश है। पहले डर था? हाँ, पहले डर था, अभी नहीं है। क्या सुनते थे यहाँ के बारे में? और नक्सली हैं बहुत सारे बोल के। बहुत लोग जो दूर से आना भी चाहते थे, उनके मन में एक डर तो होता ही था कि वहाँ पर यहीं पर 76 जवानों की शहादत भी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, तो पहले डर था, भय था पहले यहाँ आने के लिए इधर। हाँ, और अभी आए हैं तो यहाँ तो मस्त शांत वातावरण है, कोई डर भय नहीं है। हाँ, जहाँ भी इधर उधर घूमो, यहाँ सब अच्छा है, सब। हाँ, शांत वातावरण है बिल्कुल। हाँ, भय नाम का चीज़ नहीं है, भय नहीं है, नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने। पहले के बारे में क्या बताते हैं लोग यहाँ? अरे पहले बताते थे नक्सलाइट लोग हैं, वहाँ जंगल की तरफ मत जाना, उधर ऐसे सब डर लगता था पहले सुनने से तब। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी हमको लगा कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कोई। हाँ,
शांत वातावरण। नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे डर के मारे, अब वो भी आएंगे यहाँ पर दर्शन। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। आप कहाँ से हैं? किरवई दामा खड़ा किरवई से जी। आप पहली बार आए हैं, इससे पहले आ चुके? पहले बार आए पहली बार आए हैं। जी जी जी। जब सुना कि नक्सलवाद खत्म हो गया तो फिर इधर दर्शन करने के लिए आए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ये माई की ही कृपा है। हाँ 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 हाँ, माई की कृपा है कि आज लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। आप भैया? नहीं सब बढ़िया है, वहीं से हैं दामा खड़ा, अच्छा, वहीं से। छत्तीसगढ़ से। हाँ उधर कुटुमसर गुफा गए थे, चित्रकूट, तीर्थगढ़ सब हो के आए हैं। बहुत शांत माहौल है, बड़ा अच्छा लगा। हाँ अभी चूंकि सरकार ने घोषित कर दिया कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, तो आप लोग भ्रमण पर निकले हैं, हर जगह जा रहे हैं दर्शन। हाँ वही बात। तो ये बदलाव आया है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नक्सल मुक्त होने के बाद क्या बदलाव आया है, उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि अब लोग न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने सुना है कि अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब यहाँ सुरक्षा की गारंटी है, किसी को कोई खतरा नहीं है। और जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यहाँ दंतेश्वरी धाम भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मन अच्छा हो रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के बाद दंतेवाड़ा में विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है, जिसके केंद्र में दंतेश्वरी मंदिर है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। मान्यता है कि मां सती के दांत यहीं गिरे थे, इसीलिए इसका नाम दंतेश्वरी है। दंतेवाड़ा का नाम इन्हीं के नाम पर है। ये सारे शक्तिपीठों में एकमात्र मंदिर है जहां 2 नहीं 3 नवरात्र मनाए जाते हैं। आमतौर पर सभी जगह चैत्र और शारदी 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ फाल्गुन मास में भी नवरात्र मनता है। इसे फाल्गुन मड़ई कहते हैं। दंतेश्वरी मंदिर 14वीं शताब्दी का शक्तिपीठ है, जिसे मां दंतेश्वरी को समर्पित किया गया है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति का भी केंद्र है। हर साल लगभग 50,000 श्रद्धालु इस मंदिर की ओर आते हैं। मंदिर के आसपास नवरात्रि और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और अब जब नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, तो उम्मीद बढ़ी है कि दंतेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। दंतेश्वरी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब से दंतेवाड़ा को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, मंदिर की जो मान्यता है उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जोगेश्वर नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लंबे समय से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जोगेश्वर, सबसे पहले तो मंदिर के बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए जो है पुराने इतिहास में जो है इनका नाम जो है दंडकारण्य के नाम से था, तो उससे जो है राजा महाराजाओं के द्वारा जो है इनका नाम निर्मित करके जो है दंतेवाड़ा रखा गया। ये जो है मंदिर जो है 2 संगम नदी है, संकनी डंकनी, दोनों के संगम स्थल पे बैठा है, तो इनका नाम जो है माँ दंतेश्वरी पड़ा। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे दूर दराज से लोग जो है वो आ रहे हैं लगातार। और अभी जो है शासन ने हाल में ही वही मेरा सवाल है, नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद यहाँ क्या बदला है? क्या है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है? हाँ, जैसे ही नक्सलवाद मुक्त हुआ है तो उसके बाद जो है हमने हर सप्ताह देखते हैं, जो स्टोरी बनाने आते हैं तब भी देखते हैं, जो अभी जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है लगातार वो बढ़ते दिख रही है। और आसपास अगर विकास की बात करें तो विकास भी जो है वो तेज़ी से होने लगी है। तो यहाँ पर कई करोड़ की लागत से घाट भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनको अलग अनुभव की प्राप्ति हो। और सबसे ज़रूरी बात ये कि नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे श्रद्धालु खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर के वृहद स्वरूप पर नक्सलवाद का बड़ा प्रभाव पड़ा। नक्सलियों की वजह से कई दशकों तक ये इलाका विकास कार्यों से मरहूम रह गया। नक्सलियों का आतंक ऐसा था कि 1980 से 2020 तक दंतेवाड़ा में लगभग 500 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं। इसका सीधा असर पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर पड़ा। श्रद्धालु और पर्यटक सुरक्षा की कमी के कारण आने में हिचकते थे। स्थानीय व्यवसाय और कृषि भी प्रभावित हुई। नक्सलवाद के समय सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थे। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है। लाल आतंक का जो खौफ था वो खौफ मिट्टी में मिल गया है। बारूद की गंध की जगह विकास की खुशबू फैल रही है।
दंतेवाड़ा में इसका असर भी दिख रहा है। 2020 के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस सक्रिय है, सड़कों और परिवहन प्रणाली का विकास हुआ है, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है, जल और बिजली की सुविधा अब 80% गांवों में उपलब्ध है। इस सुधार ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए क्षेत्र को सुरक्षित और आकर्षक बनाया है, जिसकी वजह से दंतेश्वरी मंदिर के आसपास पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। विकास कार्यों में तेजी आई है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और इसका फायदा मंदिर से जुड़े कारोबारी और दुकानदार को भी मिल रहा है। दंतेश्वरी मंदिर के बाहर फूलमाला की और पूजन सामग्री की तमाम दुकानें हैं। यहाँ पर हर दिन इसी तरीके से लोग आते हैं पूजन सामग्री लेकर, और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ से पूजन सामग्री खरीद कर माँ की पूजा के लिए अंदर जाते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ क्या क्या बदला है, यहीं पे मौजूद लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह, कब से लगा रहे हैं यहाँ पर आप दुकान? यहाँ से हो गया मेरे को 8-10 साल। 8-10 साल हो गया। तो अभी चीज़ें कैसी चल रही है? ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। अभी जैसे सरकार ने बोला कि नक्सलवाद खत्म हो गया तो श्रद्धालु बढ़े यहाँ पर। पहले भी उतने ही आते थे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आते हैं। हमेशा आते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप यहाँ 10-15 साल से हैं, तो पहले थोड़ा डर लगता था अभी के मुकाबले? हाँ, लगता था पहले? डर था ना। डर था? कैसा डर? अब डर तो डर होता है ना। अभी डर नहीं है? अब डर नहीं है। अभी भरोसा कर रहे हैं नक्सलवाद खत्म हो गया? हाँ। ठीक है, तो लोगों का ये मानना है कि हाँ नक्सलवाद यहाँ पर ख़त्म हुआ है। जो लोग आए उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम दीदी, कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम लक्ष्मी राव है। अच्छा, जी, हम लोग बीजापुर से हैं। बीजापुर से? जी। पहली बार आए थे दर्शन करने? नहीं, 2 से 3 बार हो गए। 2 से 3 बार आ गए? जी जी। तो अभी जैसे सरकार ने बोला कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया, तो यहाँ आने में कोई डर तो नहीं लगता अभी? नहीं, अभी तो नहीं लगता डर। पहले लगता था? हाँ, पहले लगता था, अभी नहीं लग रहा। जी। अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी 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 जी। तो सिर्फ यहीं दंतेवाड़ा में, या फिर ऐसा लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सरकार ने कहा है कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया तो अभी ख़त्म हो गया? अब इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, बाकी पहले से डर ख़त्म हो गया है। जी। क्या करती हैं आप? जी, मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? जी। सरकारी टीचर हैं? जी। अच्छा जी। कहाँ पढ़ाती हैं आप? बीजापुर में ही सर। बीजापुर में? जी। अच्छा, तो अभी स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है नक्सलवाद ख़त्म होने के बाद? हाँ, पहले से बढ़ी है। पहले से? जी जी। तो बदलाव हो रहा है, लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं पूजन सामग्री की, फूलमाला की, उनका भी ये कहना है कि हाँ 10-15 सालों से लगा रहे हैं और अभी थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ पहले थोड़ा सा डर लगा करता था, लेकिन अब जबकि नक्सल मुक्त हो गया है तो यहाँ पर आने में, दर्शन करने में डर और भय का माहौल नहीं है। दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के बाद दंतेवाड़ा में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिला और टूरिस्ट पहुंचने लगे तो दंतेवाड़ा की तस्वीर बदल सकती है। दंतेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन, मंदिर और नवरात्रि, दशहरा